राइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? थर्ड है ना, इट्स अ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में कौन सा? ड्राई फ्रिक्शन। इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? दैट इज एफ। लाइक बेसिकली फ्रिक्शन है क्या? इट्स अ, यहां पे लिखो पहली बात, इट्स अ सरफेस फोर्स for this force, for this force to exist, for this force to exist, for this force to है ये यहाँ पे है ना, for this force to exist surface contact is necessary, राइट। जैसे हमने नॉर्मल में पढ़ा वैसे ही हमने इसमें भी पढ़ा। दूसरा, फर्स्ट अभी पॉइंट्स हैं, इट इज along the surface, इसकी डायरेक्शन अभी मैं बताऊंगा, पर अभी समझ लो कि इट्स along the surface, राइट। और सेकंड क्या है? इट्स अ resistive force। क्या क्या बोला? कि ये एक सरफेस फोर्स है, फॉर दिस फोर्स टू एग्जिस्ट सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी, राइट। और दूसरा क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है इसी का? अगर ये रेजिस्टिव फोर्स के बारे में मुझे और बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, कोई पूछे कि हाँ भाई सर आप मुझे बताओ कि रेजिस्टिव फोर्स क्या है, तो इसमें मैं बताता हूँ कि इसमें फर्दर मैं ऐसे बताता हूँ कि इट रेजिस्ट, ये जो फोर्स है इट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन, इट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन between the contacting surface, between the contacting surface, between the contacting surface, right। ये कुछ नहीं है, इसको हटा देना। between the contacting surface, so there are only two type of frictions। कौन कौन सी होती हैं? तो बच्चे दो ही होती है। पहली एक स्टैटिक फ्रिक्शन represented by like Fs, and the second is kinematic friction, right। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? F के। सो दीज आर द ओनली टू फ्रिक्शंस। आप बेसिकली कई बार सुनते होंगे कि सर रोलिंग फ्रिक्शन भी तो होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी तो होता है, तो वो बच्चे कुछ नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन में ही आता है वो रोलिंग फ्रिक्शन, और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है वो काइनेमेटिक फ्रिक्शन में ही आता है। इसको फर्दर मैं अभी डिफाइन करूंगा, पर बेसिकली आपको क्या जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रिक्शन। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो इट्स अ सरफेस फोर्स, ठीक है, अलॉन्ग द सरफेस होती है, राइट। और ये क्या है? रेजिस्टिव फोर्स है, इट्स अ रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। तो एंगल बिटवीन अलॉन्ग द सरफेस है, तो एंगल बिटवीन जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, जो भी हमने पढ़ा, और जो फ्रिक्शन का है, मतलब जिस भी डायरेक्शन में मोशन है, फॉर एग्जांपल दिस डायरेक्शन में मोशन है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन जनरेट होगी, राइट। और इन दोनों के बीच का एंगल जो है दैट इज ऑलवेज 90, राइट। अभी इस केस में 90 आ रहा है, तो दिस इज द फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, दैट इज कि भाई ये एक सरफेस फोर्स है, अलॉन्ग द सरफेस है, इट्स अ रेजिस्टिव फोर्स। और फ्रिक्शन के दो टाइप है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेमेटिक फ्रिक्शन। तो हमने फ्रिक्शन पढ़ लिया, राइट। अब हमें क्या करना है? हमें स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, राइट। इसको हटा के यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लिख देना, काइनेमेटिक नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन लिख देना, राइट। अब हमें क्या पढ़ना है? काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन। बेसिकली दे रेजिस्ट द मोशन, राइट। पर अब देखना है कि कौन सा मोशन को रेजिस्ट करते हैं। द स्टैटिक फ्रिक्शन, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? एफ एस, राइट। ये फर्स्ट है। स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट रेजिस्ट द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन, देखो बिटवीन को मैं ऐसे लिखता हूं, बिटवीन द टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस
दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में एक जो रेजिस्टिव फोर्स है ना, जो उसकी टेंडेंसी ऑफ अ रिलेटिव मोशन, मतलब अभी वो रिलेटिव मोशन में आया नहीं है, मतलब सेकेंड पॉइंट यहां पे लिख दो, बट नो रिलेटिव मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन में अभी रिलेटिव मोशन हुआ नहीं है, राइट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक बुक है, राइट, आपकी टेबल पे बुक रखी है और आप एज एन ऑब्जर्वर इससे बहुत दूर खड़े हो, राइट, यहाँ पे बैठे हो, आप चेयर पे बैठे हो, तो आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हो इसको, राइट। एक एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्लाइड फोर्स। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा अप्लाइड फोर्स का, यहाँ पे पी लिख दिया मैंने, राइट। और दूसरा है रिलेटिव स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, एफ एस, राइट। तो आप ना यहाँ पे चेयर पे बैठे हो, राइट नाउ, मतलब इस केस में भी चेयर पे बैठे हो और आपने बुक को देखा ऑन अ टेबल, तो उस केस में व्हाट विल बी द अप्लाइड फोर्स, आपने कोई फोर्स लगाया क्या, नहीं, तो आंसर विल बी जीरो। द अप्लाइड फोर्स इन दैट केस, अगर जब आप चेयर पे बैठे हो तो जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज जीरो। तो मुझे ये बताओ, द क्वेश्चन इज, क्या इस बुक की कोई टेंडेंसी है टू रिलेटिव मोशन? द आंसर इज अगेन जीरो। इसमें कोई अभी नो, अभी मैंने लिखा है ना ऊपर, यहाँ पे लिखा है बट नो रिलेटिव मोशन, अभी इसमें कोई रिलेटिव मोशन हो भी नहीं रहा है। इस पूरे केस में हमारे ना, हम देखेंगे कि इसमें कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है, बट मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इसकी टेंडेंसी है टू मूव, क्या इसकी टेंडेंसी है, तो आंसर विल बी सेम जीरो। और मैं पूछ रहा हूँ अगर जो यहाँ पे कोई भी, अगर जो तुमने कोई लोड ही नहीं लगाया है और उस केस में देर इज नो टेंडेंसी टू मूव, ठीक है, देर इज नो टेंडेंसी टू मूव, तो स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा क्या? माई क्वेश्चन इज, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा? द आंसर इज स्टिल नो, स्टैटिक फ्रिक्शन भी वहां पे डेवलप नहीं होगा। तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। किस केस में? जब आप एज एन ऑब्जर्वर दूर खड़े हो, राइट। अब मैं बोलता हूं कि अपनी चेयर से उठो और इस पे एक 1 न्यूटन का लोड लगा दो, राइट, इस पे 1 न्यूटन का लोड लगा दो। आप आए, इसमें आपने ना 1 न्यूटन का मैंने इस पे एक अप्लाइड लोड लगा दिया, दैट इज पी। माई क्वेश्चन इज सेम, क्या इस बुक की मूव करने की कोई टेंडेंसी है? द आंसर इज यस। अब इसकी जो टेंडेंसी है ना टू मूव, वो डेवलप हो जाएगी इसमें, जिसकी वजह से एक स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, दैट इज एफ एस। और इसकी एफ एस की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी सेम एग्जैक्टली 1 न्यूटन। वैल्यू सेम है ना, क्योंकि 1 न्यूटन, और आपने ये ऑब्जर्व किया जब आपने इस पे लोड लगाया ना, आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये बुक इज नॉट मूविंग, तो इसका मतलब है किसी ना किसी ने तो इसकी जो अप्लाइड फोर्स है उसको किल किया होगा, दैट इज द स्टैटिक, जो कि यहाँ पे डेवलप हुई है। तो इस केस में जब आपने अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन का लगाया, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो भी यहाँ पे 1 न्यूटन की हो जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर जब आप यहाँ पे 2 न्यूटन कर दो, 1 न्यूटन से हटा के 2 न्यूटन कर दो, 1 न्यूटन से हटा के यहाँ पे 2 न्यूटन कर दो, और फिर 2 न्यूटन के बाद आप 3 न्यूटन भी कर दो, राइट। और ऐसे करते करते आप एक ऐसी स्टेट पे आ जाओगे जहां पे वर्ज ऑफ रिलेटिव मोशन हो जाएगा, यानी वर्ज ऑफ रिलेटिव मोशन। और मैं कह रहा हूं कि तुम ना म्यू एस इंटू एन तक आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू लगाओ, क्योंकि उसके बाद क्या है, ये वर्ज ऑफ रिलेटिव मोशन है, इसके बाद ये चल पड़ेगा, राइट, इसके बाद ये चल ही पड़ेगा। और जो रिलेटिव मोशन है ना, जब रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो उस केस में एफ एस नहीं आएगा, उस केस में क्या आएगा, एफ के, द काइनेटिक फ्रिक्शन विल डेवलप, राइट। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि 2 न्यूटन का लोड लगाओ, फिर उसके बाद 3 न्यूटन का लोड लगाओ, तो जो वैल्यू है ना, वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो उसकी वैल्यू को भी निगलेक्ट करता जाएगा, यानी उसको बैलेंस करता जाएगा। यानी आपने अगर जी 2 न्यूटन का भी लगाया तो सेम 2 न्यूटन की वैल्यू भी यहाँ पे डेवलप होगी स्टैटिक में, राइट। और ऐसे करते करते एक केस ऐसा आएगा जब आप एट द वर्ज ऑफ रिलेटिव मोशन में होंगे, तो उस टाइम पे जो म्यू एस इंटू एन है ना, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम, दैट इज म्यू एस इंटू एन। तो इन सब से आप क्या बता सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहां पे लिख दो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ वेरिएबल फ्रिक्शन। ये कांस्टेंट फ्रिक्शन तो है नहीं, ये क्या है, एक वेरिएबल फ्रिक्शन है। वेरिएबल फ्रिक्शन क्यों है, ये वेरिएबल फ्रिक्शन क्यों है,
ये इसलिए वेरिएबल फ्रिक्शन है क्योंकि आपने जब कोई भी लोड नहीं लगाया तो उस टाइम में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी, जीरो। तो यानी आप एक रेंज में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को बता सकते हैं, एक रेंज में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को बता सकते हैं। तो वो रेंज सबसे पहले कौन सी है, दैट इज जीरो। कि इसकी जो रेंज है ना वो जीरो भी हो सकती है, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो जीरो, जहां पे अप्लाइड फोर्स क्या है, दैट इज जीरो। अब जब आपने उसकी मैक्सिमम वैल्यू लगाई तो उसमें जो वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की आई दैट इज ऑल्सो सेम, राइट। तो ये जो रेंज है ना, दिस इज द रेंज ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इट्स अ वेरिएबल फ्रिक्शन। इसलिए बोलते हैं कि इट्स अ वेरिएबल फ्रिक्शन, इट्स नॉट अ कांस्टेंट फ्रिक्शन, राइट। जहां पे हम स्टैटिक को, और जहां पे यहां पे लिख देते हैं वेयर म्यू एस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यह आपने पहले भी पढ़ा होगा। एंड एन इज नॉर्मल रिएक्शन, राइट। जहां पे म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड एन इज अ नॉर्मल रिएक्शन, राइट। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। एक और पॉइंट है, यहां पे लिख देता हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसका क्या मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स? फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। मैंने इस पूरे केस में क्या बताया आपको कि देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन। तो देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन, तो आपको पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी टेंडेंसी मतलब वो कोशिश कर रहा है, मतलब अभी कोई कोशिश भी नहीं, अभी कोशिश तो वो कर रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा। अगर इफ देयर इज नो मूविंग, मतलब मूवमेंट नहीं है कोई, तो उस केस में क्या इन दोनों सरफेस के बीच में कोई रबिंग होगी? क्या मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई रबिंग होगी? तो द आंसर विल बी नो, इन दोनों के बीच में कोई रबिंग नहीं होगी। और जब भी आप कुछ रब कर, दो सरफेस इन कांटेक्ट है, ये सरफेस इन कांटेक्ट है। फॉर एग्जांपल तुम अपने हाथ को, ये तुम्हारा हाथ है, राइट, और ये दूसरा हाथ है, ये दोनों हाथों को रब करोगे ना तो यहाँ पे हीट जनरेट होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी में लॉस आएगा, राइट, एनर्जी में लॉस आएगा। तो यहाँ पे ये बोला है कि इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, दैट इज वाई, बिकॉज यहाँ पे कोई रबिंग नहीं हो रही। अगर यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन होता और रिलेटिव मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो हीट है उसकी वजह से जो एनर्जी में लॉस आता, तो हम बोलते कि इट्स अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बट स्टैटिक फ्रिक्शन में तो नो रिलेटिव मोशन, तो उस केस में क्या है, देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, राइट। ये पढ़ लिया हमने स्टैटिक। स्टैटिक को आपको कुछ भी ऐसा, स्टैटिक फ्रिक्शन में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, राइट। सबसे पहली बात कि ये रेजिस्ट करता है टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस, और दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस ये हो गए। आपको अगर इसको और इलैबोरेट करके बनाना है, जो पीछे हमने फोर्सेस पढ़ी है, दैट इज हमने सबसे पहली कौन सी पढ़ी थी, द वेट एम जी, एंड नॉर्मल कहाँ से आएगा, सरफेस से ऊपर को, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट। ये मेरे से थोड़ा गलत बन गया, पर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाना, अगर इसको और रिफाइन करके लिखना है। दूसरा, वाई वी आर कॉलिंग एज अ वेरिएबल फ्रिक्शन, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना वो वेरी करती है, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। ऐसा नहीं कि म्यू एस इंटू एन ही है या फिर जीरो ही है, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। इस वजह से ये एक रेंज में फॉलो होती है, ठीक है, ये एक रेंज में फॉलो होती है। अगर जब आपने जीरो अप्लाई, आपका अगर जो फोर्स ही नहीं है तो वो बॉडी मूव ही नहीं करेगी। अगर जब आपको कुछ फोर्स है और वो बॉडी में टेंडेंसी है मूव करने की, मतलब वो कोशिश कर रही है मूव करने की, तो वहां पे जो प्रोड्यूस होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट विल बी सेम। वो कितनी वैल्यू का होगा, जितने की आपने अप्लाइड फोर्स लगाई, और आपने एक पॉइंट तक फोर्स लगाई जहां पे आपको पता है कि अब ना इसके बाद ये मूव करने लग जाएगा बुक, ये बुक इसके बाद मूव करने लग जाएगी ऑन अ टेबल। तो उस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी मैक्सिमम, राइट। ये वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम है, राइट। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। और इसके बाद अगर जब आप लोड लगाओगे ना, इसके बाद आप लोड लगाओगे तो आप काइनेटिक फ्रिक्शन में पहुंच जाओगे, राइट। सो इतना सही। और कंजर्वेटिव फोर्स तो आपको पता ही है कि अगर जो रब करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा तो एनर्जी में लॉस आएगा। पर स्टैटिक फ्रिक्शन में तो कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है, तो फिर वहां पे लॉसेज इन एनर्जी विल ऑल्सो बी नॉट देयर। नेक्स्ट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस, राइट। यहां पे क्या है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल
जैसे मैंने एक ब्लॉक ले लिया, ये ब्लॉक ले लिया, और ये क्या है, मान लो ये टेबल है, सेम केस है ना। तो यहां पे मैंने बोला कि देर इज अ रिलेटिव मोशन, तो इस केस में क्या है, देर इज अ रिलेटिव मोशन। इस रिलेटिव मोशन, ये रिलेटिव मोशन है क्यों, क्योंकि यहां पे हमने क्या लगाया, एक अप्लाइड फोर्स, राइट, पी हमने लगा दिया, और ये जो पी है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो उस केस में जो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में अलोंग द सरफेस प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी एफ के, एंड दिस एफ के इज बीइंग नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड द वैल्यू ऑफ एफ के इज म्यू के इंटू एन, राइट। जहां पे म्यू के क्या है, जहां पे म्यू के क्या है, इट्स अ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, it's a coefficient of kinetic friction, and n is same as normal reaction. The third point is it is non conservative force, and fourth is it is a constant फ्रिक्शन, राइट। और रिएक्शन को कई बार ना मैं आर एक्स एन से भी रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो जब मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो ये समझ आना कि ये नॉर्मल रिएक्शन है, राइट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन बेसिकली है क्या, इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एफ के। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, जो रेजिस्ट करे, ऐसी फ्रिक्शन जो रेजिस्ट करे रिलेटिव मोशन को बिटवीन द टू कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस। अब मैंने बोला कि देयर इज अ रिलेटिव मोशन, इस केस में रिलेटिव मोशन है, तो रिलेटिव मोशन आया क्यों, क्योंकि आपने एक लोड लगाया, राइट। और ये जो लोड है, आपको ये पता है कि ये म्यू एस इंटू एन से बड़ा ही है, ठीक है। इसी वजह से क्या आया, हमारा म्यू के आया, दैट इज म्यू के, राइट। इतना तो आप बता ही सकते हैं कि अगर ये लोड आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है, तब उसके बाद जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट विल बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड अलोंग द सरफेस, ठीक है। ये क्या है, सरफेस। और क्या बोल सकते हैं आप, अगर जो और रिफाइन करना है तो यहां से नीचे द वेट एम जी एंड द नॉर्मल रिएक्शन दैट इज एन, राइट। देयर इज अ रिलेटिव मोशन जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रबिंग हो रही है, और जिस रबिंग की वजह से यहाँ पे जो हीट के लॉस होंगे ना, हीट के लॉस, उसकी वजह से क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। नाउ द वैल्यू, इट इज नॉट वेरिएबल वैल्यू, ऐसा नहीं कि ये जीरो है फिर ये कुछ, इसकी वैल्यू जो है दैट इज म्यू के इंटू एन, वेयर म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो इस वजह से क्या बोल रहे हैं कि देयर इज नो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, देन वी कैन से ये कांस्टेंट फ्रिक्शन है, हम बोल सकते हैं ना कि इट्स अ कांस्टेंट फ्रिक्शन। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इतना तो पता लग गया आपको है ना, और तो कुछ भी नहीं है इसमें, कि हमने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इट्स अ रेजिस्टेंस टू द रिलेटिव मोशन और टू द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस, जहां पे नो रिलेटिव मोशन है, राइट। इट्स अ वेरिएबल फ्रिक्शन एंड इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, ओह इट्स अ कंजर्वेटिव फ्रिक्शन, हाँ इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स लिख दो, कोई बात नहीं, जहां पे एनर्जी का लॉस क्या है, नहीं है। और वहीं पे अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन बोलूं तो इट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस, एंड देयर इज अ रिलेटिव मोशन, यहाँ पे एक रिलेटिव मोशन हो रहा है, एंड इट्स अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऑल्सो इट्स अ कांस्टेंट फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू के वेरिएशन नहीं हो रहा है। लाइक द क्वेश्चन इज, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, जो ये हमने म्यू के और म्यू एस पढ़ा, राइट। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे लिख सकते हैं आप नेक्स्ट, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस एंड म्यू के, राइट। यही पढ़ा ना अभी हमने, जो बेसिक कॉज है ना, द फर्स्ट इज बेसिक कॉज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अच्छा सी ओ एफ को ना मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिख रहा हूँ, राइट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सरफेस रफनेस, राइट। और सेकंड पॉइंट है, एवरी सरफेस इज हैविंग
सरफेस इरेगुलरिटीज, राइट। क्या लिखा है यहाँ पे? कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मैंने लिखा कि कॉफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है ना, मान लो हम ना माइक्रोस्कोपिक व्यू से एक सरफेस को देख रहे हैं, राइट। ये मान लो एक सरफेस है, मान लो कि ये क्या है, सरफेस है, और इसको ना माइक्रोस्कोपिक व्यू से देख रहे हैं। तो आपको क्या पता है कि हर एक सरफेस जो होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ इंप्रेशन एंड डिप्रेशन होते हैं, राइट। ये कैसे देख रहे हैं आप? माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक व्यू से आप इसकी सरफेस को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। इनकी सरफेस को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने देखा यहाँ पे कुछ पार्ट तो उभरा हुआ है और कुछ पार्ट इसका नीचे डिप्रेशन में, राइट। तो कॉफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है ना, वो बोल रहा है कि तो बेसिक कॉज क्या है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के होने की वजह से, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्यों है, हमारी आता ही क्यों है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? तो इट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस की जो रफनेस है, एंड एवरी सरफेस इज हैविंग सरफेस इरेगुलरिटीज, हैविंग सरफेस इरेगुलरिटीज। तो जो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू से आपने देखा, इसका मतलब है कि हर एक सरफेस में क्या है, इरेगुलरिटीज है, और जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, दैट इज म्यू एस एंड म्यू के। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि म्यू एस अपॉन म्यू के किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन, पहला क्या है, सरफेस की इरेगुलरिटी की वजह से, सरफेस की इरेगुलरिटी की वजह से। सेकंड, हाउ irregularities are interlocked, and the third is number of interlocking। तो बेसिकली यहां पे ये बोलना चाह रहा है कि व्हाट इज, ये जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और ये जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज ड्यू टू म्यू एस एंड यू के, राइट। और ये जो म्यू एस इंटू म्यू के है ना, बेसिकली ये क्यों आ रहे हैं, ये पिक्चर में आ क्यों रहे हैं? तो हमने बोला कि ये पिक्चर में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर एक जो सरफेस है ना, उस सरफेस में इरेगुलरिटीज है, हर एक सरफेस में इरेगुलरिटीज है। इन इरेगुलरिटी की वजह से क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, दो सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, और इस इंटरलॉकिंग की वजह से हमारी प्रोड्यूस होते हैं म्यू एस एंड म्यू के, यानी ऐसे रेजिस्टिव फ्रिक्शन जिसकी वजह से ये इस लोड को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इरेगुलरिटी की वजह से आते हैं। फिर द क्वेश्चन इज कि ये डिपेंड किस पे करते हैं, है ना। द क्वेश्चन तो ये है ना कि भाई हर जब हमें कोई पता चल गया कि ये इरेगुलरिटी की वजह से आते हैं, तो फिर बोले कि ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन इज दिस, तो हमने बोला कि ये डिपेंड करते हैं सरफेस की इरेगुलरिटीज पे, ये दोनों सरफेस की इरेगुलरिटीज पे डिपेंड करते हैं, है ना। अगर एक सरफेस स्मूथ है और दूसरी सरफेस इरेगुलर है, तो म्यू एस और म्यू के की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी कम हो जाएगी, राइट। फिर इसने बोला कि इंटरलॉकिंग ना किस तरह से होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हाउ इरेगुलरिटी आर इंटरलॉक्ड बिटवीन द टू सर्फेसेस, ऐसे बिटवीन द टू सर्फेसेस। तो ये डिपेंड करता है दोनों सर्फेसेस के इंप्रेशन और डिप्रेशन पे। इंप्रेशन माने उभरा हुआ, है ना, एंड डिप्रेशन माने जो नीचे को है, राइट। तो उभरा हुआ और जो डिप्रेशन है, उन दोनों सर्फेसेस की वजह से क्या है, इंटरलॉकिंग हो रहा है, कि हाउ द इंटरलॉकिंग्स आर इंटरलॉक्ड, हाउ द इरेगुलरिटीज, यानी ये जो इरेगुलरिटीज है ये कैसे इंटरलॉक्ड है, उस पर डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग पे। मान लो कि बहुत सारे इंटरलॉकिंग हो गई है यहाँ पे, तो इसकी जो म्यू एस और म्यू के की वैल्यू है वो डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। पर इन द केस ऑफ जहाँ पे बहुत ही कम नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग है, तो उस केस में क्या है, उस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, राइट। म्यू एस और म्यू के भी कम हो जाएंगे। तो ये यहीं से बोलना चाहता है। एक और पॉइंट है कि म्यू एस और म्यू के में कौन बड़ा है। अब आप सोच के बताओ कि म्यू एस और म्यू के में बड़ा कौन सा है, सोच लिया? तो आंसर है म्यू एस इज स्लाइटली मोर देन द म्यू के for two surface in contact
बट द क्वेश्चन इज वाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है कि म्यू एस बड़ा है म्यू के से, या फिर म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर इसलिए है ना क्योंकि व्हेन देयर इज अ इंटरलॉकिंग, जब किसी भी दो सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग होती है ना, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तो एक केस हो गया नो रिलेटिव मोशन, और एक केस हो गया जब इंटरलॉकिंग है, राइट, इंटरलॉकिंग है और यहां पे रिलेटिव मोशन है, यहां पे क्या है, रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है। जब रिलेटिव मोशन नहीं है ना, तो उस केस में देयर विल बी इन इन ये जो इंटरलॉकिंग है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है बढ़िया सा, राइट। ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा नहीं जब तक कि रिलेटिव मोशन नहीं है, और जैसे ही रिलेटिव मोशन आ जाती है तो ये जो बॉन्ड है इनमें डिफरेंस आ जाता है, और इस डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जो म्यू की वैल्यू है वो स्लाइटली कम हो जाती है एज कम्पेयर टू म्यू एस। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अरे डायग्राम इतने अच्छे नहीं है पर स्टिल, मतलब आप ये समझ लो कि ये है म्यू एस की वजह से आने वाली, अभी ये इंटरलॉकिंग क्या है, बेस्ट है, ठीक है। अभी इसमें रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसमें नो रिलेटिव मोशन, तो इस केस में जो म्यू एस की वैल्यू है वो तो हायर ही आएगी एज कम्पेयर टू म्यू के, जहां पे म्यू के में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। अब यही चीज, राइट, मैंने ये बना दी। अब जो लॉकिंग है ना, इंटरलॉकिंग, ये टूट रही है क्योंकि रिलेटिव मोशन आ गया। रिलेटिव मोशन की वजह से ये जो इंटरलॉकिंग है ना, ये टूट रही है, जिसकी वजह से म्यू के की वैल्यू है वो जो स्लाइटली वो नहीं, वो थोड़ी कम है। दैट इज वाई इसको अगर जो वर्ड्स में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, बिकॉज a little bit decrease in strength of interlocking at the moment when relative motion starts। when relative motion starts, right। तो यहां पे आपको ये चीज समझ आ गई कि वाई म्यू एस इज स्लाइटली मोर देन म्यू के फॉर टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, दो सरफेस के कॉन्टैक्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो लूज कर जाएगी, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा है एज कंपेयर टू म्यू के में, राइट। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है, ये आपका बेस, जो अल्टीमेट बेस है ना, वो बना रहा है। तो आपको इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है कि वाई दीज हैविंग दीज रूल्स, ये क्यों होते हैं, राइट। और इनको रिवाइज भी करते रहना है ऑन अ डेली पर्पज। आप बार बार पढ़ोगे, बार बार समझोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा, राइट। अब मैं एक ग्राफ बनाऊंगा कैसे, और एक साइड में लिखूं अप्लाइड फोर्स और एक साइड में लिखूं मैं फ्रिक्शन। ms into n mu k, this is fs and this is fk। आपको क्या पता है जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मुझे आंसर बताओ कि इफ दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन ना, ये ग्राफ है, राइट। हम इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो हमने ऊपर बताया कि वाई एफ एस की वैल्यू कम है तो उसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर जो मैं बोलूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इट्स अ वेरिएबल, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये वेरिएबल फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू 0 से लेकर म्यू एस, यहाँ पे टॉप की नहीं होगी, म्यू एस इंटू एन, राइट। मैक्सिमम वैल्यू ये कौन सी होगी, एट द वर्ज ऑफ रिलेटिव मोशन। और मैं बोलूँ कि इसके ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, इस केस में जो अप्लाइड फोर्स है वहां पे जो क्या है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो
इस जोन में देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन। और आपको पता है कि जो एफ के की वैल्यू है वो स्लाइटली डाउन होती है, राइट। और वो वैल्यू क्या है, एफ के जो है इट्स अ कांस्टेंट फ्रिक्शन, तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू म्यू एस इंटू एन, राइट। ये ग्राफ है जो कि आप अपने उसमें बना सकते हैं कि एक तो वेरिएबल वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, फिर एक पॉइंट के बाद जब वो स्टैटिक फ्रिक्शन को लूज कर जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, और स्ट्रेंथ की कमी की वजह से उसकी जो वैल्यू है स्लाइटली डाउन है एज कम्पेयर टू म्यू एस। और जो वैल्यू है काइनेटिक फ्रिक्शन की दैट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे दिख रही है आपको इट्स अ कांस्टेंट, और ये वेरिएबल है। तो यहाँ से सारे पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, वो एक जिस्ट की तरह, एक जूस की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज आप टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। सो नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये है, what do you mean by the total contact force which is being represented as r vector, right। तो it is a resultant sum of a normal reaction and the friction, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्राउंड एक सरफेस से सरफेस टू द बॉडी ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन दैट इज n and the friction along the surface, right। और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल्स टू n नॉर्मल रिएक्शन प्लस f, वेयर इज n जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, एंड द फ्रिक्शन which can be of two type, fs and fk along the surface, where you can see the r vector is a resultant of a normal reaction and the friction। अब यहाँ पे देख सकते हैं ना, the n यहाँ पे है that is normal reaction and f is a friction, right। तो ये टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो कि हमारे को काम आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं और आगे हम जो पढ़ेंगे दैट इज एंगल ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंगल ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि रिप्रेजेंट कैसे की जाती है, फाई एस। जिनको नहीं पता इसको फाई बोलते हैं, ठीक है, वैसे तो पता ही होता है वैसे बेसिकली सबको। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन and the total contact force is when body is at verge of relative motion, right। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने अभी बात की, एक ब्लॉक हमने लिया, उस ब्लॉक से ब्लॉक जो है वो एक सरफेस पे है, आपको पता है कि वहां से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, राइट, और एक फ्रिक्शन आएगा अलोंग द सरफेस, एक फ्रिक्शन आएगा, राइट। और आपको पता है एक रिजल्टेंट भी आएगा, अभी हमने बात की थी ना रिजल्टेंट की, एक रिजल्टेंट भी आएगा, राइट। और यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे क्या लिखा है, एट अ वर्ज ऑफ अ रिलेटिव मोशन। तो कितने बच्चे ये सोच सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एट अ वर्ज ऑफ रिलेटिव मोशन, जिनको आंसर मिल गया वो बताओ। एट अ वर्ज ऑफ अ रिलेटिव मोशन का मैंने पहले ही बोला था, एफ एस मैक्स, इसका मतलब है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है ना दैट इज मैक्सिमम, राइट। अब वो पीछे वाली स्लाइड में मैं दिखा सकता, लेकिन पहले अभी जो देखोगे तो आपको पता है कि जो एफ एस है ना यहाँ पे दैट इज मैक्सिमम ओवर हियर, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम है। और दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट है दैट इज क्या लिखा है, एट वर्ज ऑफ रिलेटिव मोशन, मतलब अभी चला नहीं है, अभी रिलेटिव मोशन के वर्ज पे है, मतलब अभी बस चलने ही वाला है। तो जो नॉर्मल एंड द रिजल्टेंट के बीच में एक एंगल है दैट इज नोन एज फाई एस, एंड दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। इस केस में अगर जब मैं बोलूं दिस इज रिजल्टेंट आर, राइट, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना रिजल्टेंट आर, तो इस केस में जो आर का अब देखो क्या होता है, किसी भी फोर्स का कंपोनेंट ना, जैसे ये फोर्स है, इसका जो कंपोनेंट है अलोंग द एंगल, अब ये एंगल के साथ में चल रहा है, ठीक है ना, विद द एंगल पे देखेंगे अगर जे तो वो क्या होगा, कॉस होगा, दैट विल बी कॉस। और जो कि जैसे कॉस है, और आउट ऑफ द एंगल अगर जो मैं बात करूं तो दिस इज आउट ऑफ द एंगल, तो इस केस में ये साइन हो जाएगा, राइट। अगर आर का मैं एन में कॉम्पोनेंट लूँ दैट विल बी क्या हो जाएगा, वो आर कॉस, यहाँ पे फाई एस है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फाई एस, दैट इज इक्वल्स टू एन,
लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और आर का जो मैं साइन का कॉम्पोनेंट लूंगा दैट विल बी आर साइन फाई एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्स। लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। और एफ एस मैक्स की वैल्यू क्या है, मैंने तुम्हारे को पहले भी बताई थी, दैट इज म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। अब मैं इसको मैं फर्स्ट टर्म मान लूँ और इसको मैं सेकेंड इक्वेशन और इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज आर से आर कट जाएगा, बचेगा क्या, दैट इज टेन फाई एस इज इक्वल टू म्यू एस। बचेगा कि नहीं। अगर जो आपको समझ नहीं आ रहा तो ऐसे लिखो आर, वैसे तो पता ही लग जाएगा, आर साइन फाई एस डिवाइडेड बाय आर कॉस फाई एस। कट गया, बचेगा क्या, सिर्फ म्यू एस, एन से एन कट गया। तो ये जो है इसका इसका यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो कई बार क्या होता है एग्जामिनर ना आपको म्यू एस ना देके, मतलब एग्जामिनर आपको ना म्यू एस ना देके, हम जो स्टैटिक फ्रिक्शन ही निकालते हैं बेसिकली, हम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो हम ऐसे एज सच नहीं निकालते, पर क्वेश्चन में हमारे को अगर जो एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया फिर हम उससे म्यू एस भी निकाल सकते हैं, राइट, tan इनवर्स ऑफ म्यू एस या फिर फाई एस। तो दैट विल बी इजी फॉर यू। अगर जो क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछे तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, म्यू एस निकाल सकते हैं, एग्जाम में कई बार पूछता है। दूसरा क्या है, दूसरा है एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, angle of a kinetic friction which is being represented as phi k। एंगल ऑफ अ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंगल ऑफ अ काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हमको सेम एग्जांपल लेना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्लॉक ले लिया, राइट, उस ब्लॉक से निकलने वाली दो फोर्सेस ले ली, दो, एक तो नॉर्मल हो गया, राइट, ये तो आपको पता ही है, अभी तक हम कितनी बार बना चुके हैं। दूसरा एक फ्रिक्शन होगी, राइट, और एक सरफेस बना देते हैं जिसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये क्या है, सरफेस है, राइट। एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी, एक नॉर्मल रिजल्टेंट आएगा, एक रिजल्टेंट आएगा, राइट, एक रिजल्टेंट आ आएगा, एक रिजल्टेंट आ रहेगा। तो एंगल ऑफ अ काइनेटिक फ्रिक्शन को आप कैसे बता सकते हैं, इट्स एन एंगल, इट्स एन एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, अब मैंने नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल ऊपर वाले का लिखा हुआ है ना, एंड टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स व्हेन बॉडी इज इन रिलेटिव मोशन, व्हेन द बॉडी इज इन रिलेटिव मोशन, जब बॉडी जो है वो एक रिलेटिव मोशन में है, ठीक है, अगर जब वो रिलेटिव मोशन में है तो उस केस में जो ये चीज आएगी ना, ये सॉरी रिलेटिव मोशन इसका ऑपोजिट है, ठीक है, ये इसका रिलेटिव मोशन, तो उस केस में, अरे नहीं, यहाँ पे एफ एस बनाया ना तो इसका उल्टा, एफ के बनाया तो इसका उल्टा हो जाएगा रिलेटिव मोशन, राइट। तो मान लो कि दिस इज द रिलेटिव मोशन, इस केस में जो एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड नॉर्मल होगा ना दैट इज इक्वल्स टू फाई के। और कॉम्पोनेंट तो आप निकाल ही सकते हैं सेम, कि आर कॉम्पोनेंट दैट इज आर कॉस फाई के इज इक्वल्स टू एन एंड आर साइन फाई के इज इक्वल्स टू एफ के, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एफ के, वाई एफ के, क्वेश्चन आना चाहिए वाई एफ के, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इट्स अ रिलेटिव मोशन। और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको मैं डिवाइड कर दूं जैसे हमने पहले किया अभी ऊपर, तो इसका आंसर जाएगा टेन फाई के इज इक्वल्स टू म्यू के, राइट, दिस इज आंसर। बेसिकली क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द टोटल कॉन्टैक्टिंग फोर्स व्हेन द बॉडी इज इन रिलेटिव मोशन। अब बॉडी किसमें, रिलेटिव मोशन में, तो वहां पे जो डेवलप होगा दैट इज एफ के, राइट। और कई बार एग्जाम में तो ये किस लिए कर रहे हैं हम ये सब, ताकि हमारे को म्यू के की वैल्यू पता लग जाए। अगर हमारे को एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दें तो हम इन सब की वैल्यू निकाल सके, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक नोट पॉइंट लिख दो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इफ ओनली वन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन से थे, म्यू एस और म्यू के ना, इफ ओनली वन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज गिवन। अब क्वेश्चन में कई बार क्या करता है, वो म्यू एस या फिर म्यू के ना देके वो सिर्फ और सिर्फ म्यू की वैल्यू देता है, राइट। स्पेसिफिकली आपको दिखाएगा नहीं कि म्यू एस की बात करे कि म्यू के की बात करे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में म्यू एस विल बी इक्वल्स टू म्यू के एंड दैट विल ऑल्सो इक्वल्स टू म्यू।
ये एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और एक और नोट पॉइंट है, सेकंड, इफ ओनली वन एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज फाई इज गिवन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में फाई एस फाई के वो सारा बराबर किसके हो जाएगा, फाई के, राइट। और क्या लिख सकते हैं, म्यू एस म्यू के इज इक्वल्स टू टेन फाई एस टेन फाई के इज इक्वल्स टू टेन फाई इज इक्वल्स टू ओनली म्यू, राइट। एग्जाम में वो स्पेसिफिकली कई बार नहीं देता है, तो हम इस केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ्रिक्शन का, द एंटायर फ्रिक्शन जो हमने पढ़ा है उसका सारा जिस्ट क्या है, उसका जिस्ट कुछ भी नहीं है, बस ये कि उनकी जो वैल्यूज है ना, जो जो आपको मैंने अंडरलाइन कर रखी है, इन सबको बहुत अच्छे से अपने ग्रास्प कर लो, और इनको शॉर्ट नोट्स में लिखना होता है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें ना, दी शुड बी रिटन इन शॉर्ट नोट्स। अपनी एक शॉर्ट नोट्स की बुक बनाओ, कॉपी बनाओ, जो भी बनानी है आपको, और उस शॉर्ट नोट्स में आप जितने भी फॉर्मूले हैं ना वो लिख दो, जितने फॉर्मूले वो लिख दो। और कई डेरिवेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो अभी नहीं, दूसरे सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए अलग से डेरिवेशन की कॉपी बनाना, राइट। एक एंटायर नोट्स की तो कॉपी बनाना है, क्योंकि देखो नोट्स तो ये सारे बिल्कुल एकदम क्रिस्प है, इसमें कोई भी गलतियां तो है नहीं, राइट। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कोई और चीज़ हो वो तो आप खुद भी ठीक कर सकते हो, बाकी तो कंटेंट इज सेम, लिखा तो यही है। और जिसको भी डाउट है कि ये जो नोट्स है दीज आर नॉट करेक्ट, आप जाके किसी भी टॉपर की नोट्स ले लेना और उससे मेरे नोट्स को कंपेयर करना, राइट। तो आपको ना अंतर लग जाएगा पता, और बेसिकली ये उसी को लगेगा जिसने कि वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रखी है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, करके देखो, खुद जाओ एक बार लेके आओ कहीं से भी, और यहाँ पे देखो कि हाँ भाई जो ये भी बोल रहा है कि वो ठीक है कि नहीं, राइट। तो जो नेक्स्ट है दैट इज टेंशन।